नमस्कार बंधुओं। अमेरिका की राज्य क्रांति इस विषय पर एक नई विषय वस्तु लेकर मैं उपस्थित हूँ। इसका भाग 4, जिसके अंतर्गत हम लोग विचार करेंगे राज्य क्रांति के प्रमुख परिणाम एवं प्रभाव। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका स्वतंत्र घोषित किया गया था और उसके बाद लगभग 6 वर्ष तक अमेरिका के लोगों ने ब्रिटिश शक्ति से लोहा लिया था और उसके बाद जब अंग्रेज पराजित हो गए तो ये राज्य क्रांति संपूर्ण हुई। जब ये क्रांति पूरी हो गई तो उसके बाद इसके क्या परिणाम या प्रभाव पड़े थे, इनके बारे में हम लोग विचार करेंगे। इससे पहले 3 वीडियो आपकी समक्ष आ चुके हैं। पहले वीडियो मैंने बताया था नई दुनिया की खोज और उसका उपनिवेशीकरण, दूसरे में बताया था अमेरिका की राज्य क्रांति के कारण और तीसरे में बताया था अमेरिका की राज्य क्रांति की प्रमुख घटनाएं। और आज हम लोग विचार करेंगे प्रमुख परिणाम एवं प्रभाव। तो इससे पहले की वीडियो शुरू करें। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जब हम अमेरिका की राज्य क्रांति के परिणाम या प्रभावों की बात करेंगे तो हमने सुविधा की दृष्टि से इसको 3 भागों में बांट लिया है। पहले बात करेंगे अमेरिका से संबंधित परिणाम या प्रभाव, उसके बाद बात करेंगे इंग्लैंड संबंधी परिणाम या प्रभाव और उसके बाद विश्व के अन्य देशों पर इस राज्य क्रांति के क्या प्रभाव पड़े, इस पर हम लोग विचार करेंगे। यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं जिसमें मैंने ऊपर लगाया हुआ है कि 1783 ईस्वी में जब अमेरिका को आज़ादी मिल चुकी थी और राज्य क्रांति पूर्ण हुई थी, उस समय क्या स्थिति थी। तो नीचे राज्य क्रांति का ध्वज और अमेरिका निवासियों की आवाज का संकेत बना हुआ है और उसके ऊपर ठीक मानचित्र लगा हुआ है। तो आइए हम लोग विचार करते हैं। तो अमेरिका की क्रांति राज्य क्रांति भाग 4 में सबसे पहले हम देखेंगे अमेरिका के ऊपर क्या प्रभाव पड़े। तो यहाँ पर 2 मानचित्र लगे हुए हैं। एक मानचित्र है यूनाइटेड स्टेट्स आफ्टर सितंबर 3, 1783, यानी कि पहले जो बाईं ओर मानचित्र लगा हुआ है ये 3 सितंबर 1783 को जब संयुक्त राज्य अमेरिका की क्या स्थिति थी, जब राज्य क्रांति के बाद नया देश बना था दुनिया में। और उसके बाद दूसरी तरफ जो मानचित्र लगा हुआ है ये आज की स्थिति है कि वो अमेरिका जो आजाद हुआ था उस अमेरिका में वर्तमान स्थिति के अनुसार किस तरीके से राज्यों की सीमाएं निर्धारित की गई हैं, ये इस मानचित्र में दिया गया है, जो कि दाईं ओर यूनाइटेड स्टेट्स जहां पर लिखा हुआ है। तो ये उस समय की स्थिति, आजादी के बाद की स्थिति और वर्तमान स्थिति, दोनों ही मानचित्र आपके समक्ष लगे हुए हैं, जो दिखाते हैं कि आजादी के समय की अमेरिका की स्थिति क्या थी और वर्तमान समय में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले विचार करते हैं अमेरिका से संबंधित परिणाम एवं प्रभाव। तो इस राज्य क्रांति के अमेरिका के ऊपर क्या प्रभाव पड़े या क्या प्रभाव परिणाम निकले, उनके ऊपर विचार करेंगे। सबसे पहला प्रभाव या परिणाम था अमेरिकी उपनिवेशों या क्षेत्रों में एकता हो जाना। अमेरिका के अंदर जो विदेशी शक्तियों ने अनेक स्थानों पर अपने अपने क्षेत्र बना रखे थे, कॉलोनी बना रखी थी और वहां के संसाधनों का वो दोहन कर रही थी। तो जब तक वो बिखरे रहे तब तक उनका दोहन होता रहा, तब तक उनको परेशानी होती रही। लेकिन जब अमेरिका की राज्य क्रांति हुई तो ये सारे उपनिवेश इकट्ठे हो गए और इकट्ठे उनमें एकता हो गई। और जब फिलाडेल्फिया का पहला सम्मेलन बुलाया गया, जिसको कि पहली कांग्रेस कहा गया, प्रथम कांग्रेस, उसमें इन सभी क्षेत्रों ने इकट्ठे होकर के एक संगठन बनाया जिसको कहा गया था यूनाइटेड कॉलोनीज। और इन्होंने लड़ने के लिए अपना एक समूह बनाया, ग्रुप बनाया, जिसको कहा गया था मिलिशिया।
तो कहने का मतलब यह है कि इस राज्य क्रांति ने अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एकजुट होने का मौका दिया, जिससे कि वो संगठित हो गए। दूसरा प्रभाव देखिए, संयुक्त सम्मेलनों द्वारा संगठन बनाना। अब क्या हुआ कि इनके संयुक्त सम्मेलन होने लगे, जैसे फिलाडेल्फिया की प्रथम कांग्रेस हुई 1774 ईस्वी में, उसके बाद 1776 ईस्वी में द्वितीय कांग्रेस हुई, और उस द्वितीय कांग्रेस में ये निश्चय किया गया कि हम अब अंग्रेजों के अधीन नहीं रहेंगे, और एक तिथि निर्धारित कर दी गई कि 4 जुलाई 1776 हमारा स्वतंत्रता दिवस होगा। तो जो द्वितीय फिलाडेल्फिया कांग्रेस हुई, उस कांग्रेस के माध्यम से संगठन और मजबूत हुआ और मिलकर विदेशी शक्तियों से लड़ने का निर्णय लिया गया। तीसरा परिणाम देखेंगे, तीसरा प्रभाव देखेंगे, वो ये था कि अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त होना। जब ये राजक्रांति समाप्त हो गई, जब ये अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ, अंग्रेज पराजित हो गए, और उसके बाद जब पेरिस की संधि हुई, तो 4 जुलाई 1776 की तिथि को अमेरिका की स्वतंत्रता तिथि माना गया, जो कि वो पहले ही घोषणा कर चुके थे। यदि घोषणा करने के बाद जो अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ था, उसमें अगर अमेरिका निवासी पराजित हो जाते, तो ये अमेरिका की स्वतंत्रता दिवस की तिथि नहीं होती। चूंकि अंग्रेज पराजित हो गए, इसलिए इसी तिथि को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस माना गया। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका आजाद हो गया, ऐसा स्वीकार किया गया। अगली बात देखेंगे, विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में एक नवीन देश का निर्माण। अब तक क्या था कि जो 13 उपनिवेश थे, 13 महत्वपूर्ण उपनिवेश थे जिन्होंने संगठित होकर के ये युद्ध लड़ा था, उन 13 उपनिवेशों ने स्वतंत्रता की लड़ाई से पहले ही, यानी कि द्वितीय फिलाडेल्फिया कांग्रेस के अंतर्गत, उन्होंने अपना एक संगठन बना लिया था, और उसको उन्होंने नाम दिया था यूनाइटेड कॉलोनीज। और वही यूनाइटेड कॉलोनीज उसी तरीके से जब अमेरिका को आजाद घोषित किया गया, तो उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, और अब नाम हो गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जो यूनाइटेड कॉलोनीज थी, दे कन्वर्ट इनटू द यूनाइटेड स्टेट। तो दुनिया में एक नया देश बना जिसका नाम रखा गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके बाद आगे का हम अगर परिणाम देखेंगे, तो वो देखेंगे नवीन संविधान का निर्माण करना। अब चूंकि जब कोई भी देश आजाद होता है, तो जो साम्राज्यवादी देश होता है उसकी व्यवस्था खत्म होती है, और आजाद हुआ देश अपनी व्यवस्था स्वयं बनाता है, और इसको बनाने के लिए संविधान निर्माण शुरू कर दिया गया, जो 1787 ईस्वी में इसको स्वीकार किया गया, इसको लागू किया गया। तो इस तरीके से नया संविधान बना, नई व्यवस्था बनी। अगली बात थी नई राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना का विकास। अब तक जो राजनीतिक या प्रशासनिक संरचना थी, वो अंग्रेजों की मर्जी के मुताबिक थी, अंग्रेजों के पैटर्न के अनुसार थी। अब इंग्लैंड में चूंकि राजतंत्रीय व्यवस्था थी, तो अमेरिका पर शासन करने वाले अंग्रेज अपने राजा से आदेश प्राप्त करके शासन करते थे। अब वो व्यवस्था समाप्त हो गई, तो अमेरिका वासियों ने जो नया संविधान बनाया, उसमें उन्होंने अध्यक्षीय लोकतंत्र को स्वीकार किया, और एक संघीय देश बना, जिसमें संघात्मकता के साथ साथ एकात्मकता थी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अब एक नई व्यवस्था बनी जिसको संघीय व्यवस्था कहा गया। उसमें एक केंद्रीय सरकार होती थी, केंद्रीय सरकार की व्यवस्था की गई संविधान में, जो अमेरिका की सरकार कहलाएगी, और जो उसके राज्य होंगे, उन राज्यों में भी सरकारें होंगी, इसलिए यह दोहरी शासन व्यवस्था हो गई, इसीलिए इसको संघीय शासन व्यवस्था कहा गया। और अमेरिका की जरूरतों के अनुसार प्रशासनिक संरचना का विकास किया गया। तो अब अमेरिका में अध्यक्षीय
व्यवस्था लागू की जहां पर राष्ट्रपति का पद लाया गया और वो बहुत ही शक्तिशाली पद के रूप में लाया गया, इसलिए उसको अध्यक्षीय शासन व्यवस्था कहा गया। तो संघीय अध्यक्षीय शासन व्यवस्था लाई गई और यहाँ की जो विधायिका थी, विधायिका में 2 सदन रखे गए, सीनेट और प्रतिनिधि सदन। तो सीनेट और प्रतिनिधि सदन लाए गए। तो ये व्यवस्था जो थी वो इंग्लैंड की व्यवस्था से थोड़ी अलग थी। अगली बात, आर्थिक पुनर्निर्माण का आरंभ। अब जब अंग्रेज अमेरिका को आजाद करने के लिए मजबूर हो गए, तो अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में अमेरिका के सभी प्रकार के संसाधनों का दोहन किया था, जिसके कारण से अमेरिका की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। अब फिर से आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए जरूरत थी कि आर्थिक पुनर्निर्माण किया जाए। उसके लिए तरह तरह के श्रम कानून बनाए गए, औद्योगिक कानून बनाए गए, व्यापारिक कानून बनाए गए और कारखाने स्थापित किए गए। तरह तरह का प्रबंधन किया गया जिससे कि आर्थिक पुनर्निर्माण हो सके। तो अमेरिका के ऊपर पड़ने वाला ये बहुत बड़ा प्रभाव था, बहुत बड़ा परिणाम था कि अब उनको अपने पैरों खड़े होना था। इसलिए प्रत्येक तरीके की आर्थिक गतिविधि का संचालन करने के लिए व्यवस्थाएं की गई। अगली बात देखेंगे, अगला परिणाम देखेंगे, अमेरिका से अंग्रेजों की वापसी। अब चूंकि अमेरिका आजाद हो चुका है, इसलिए अमेरिका निवासी अंग्रेजों को अमेरिका में देखना नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अमेरिका को छोड़ना होगा, अंग्रेज लोग अमेरिका को छोड़ दें। और उसके हिसाब से अमेरिका से अंग्रेजों का पलायन शुरू हो गया और बहुत सारे अंग्रेज या तो इंग्लैंड लौट गए या फिर इंग्लैंड के अन्य उपनिवेशों की ओर चले गए। तो इस तरीके से अमेरिका के ऊपर ये प्रभाव पड़े थे या ये परिणाम निकले थे, जिससे अमेरिका में एक नई सुबह हुई, एक नई व्यवस्था हुई और नया अमेरिका दुनिया को दिखाई दिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रूप में। अब दूसरा पक्ष हम देखेंगे, वह भाग जिसमें देखेंगे इंग्लैंड से संबंधित परिणाम या प्रभाव। अब देखेंगे इंग्लैंड के ऊपर क्या प्रभाव पड़े या क्या परिणाम निकले, ये हमें देखना है। तो सबसे पहला परिणाम, राजा के दैवीय अधिकारों पर आघात। राजा के, जो इंग्लैंड का राजा होता था उसको डिवाइन किंग कहा जाता था, दैवीय राजा। इसका तात्पर्य ये था कि राजा या रानी जो भी उस पद पर है, उसने जो कह दिया वो आपको सिरोधार्य करना है, कोई भी आपको तर्क वितर्क नहीं करना है। लेकिन जॉर्ज तृतीय की इस्तीफा देने के बाद ये स्थिति बिल्कुल बदल गई, क्योंकि इंग्लैंड के निवासी भी अब ये समझ चुके थे कि राजा कोई देवता नहीं है, वो भी गलती कर सकता है, वो भी एक इंसान है। इसलिए यदि वह कुछ गलत करता है तो उसमें भी सुधार होना चाहिए। तो राजा के जो असीमित अधिकार थे वो मर्यादित हो गए। अगली बात, सामंतों के विशेषाधिकार प्रभावित होना। देखिए, इंग्लैंड के अंदर 3 प्रमुख शक्तियां काम कर रही थी उसमें, एक राजा, दूसरे सामंत और तीसरे चर्च। अब ये जो तीनों ही शक्तियां थी, इनमें राजा को दैवीय अधिकार प्राप्त थे, सामंतों को विशेषाधिकार प्राप्त थे और चर्च को सर्वाधिकार प्राप्त थे। कहने का मतलब है राजा स्वयं को देवता मानता था, इसलिए वो कहता था कि मेरे आदेशों का पालन किया जाए, किसी भी तरीके से तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए। सामंत ये कहते थे कि हमें राजा ने असीमित अधिकार दे दिए हैं, इसलिए हमारे विशेषाधिकारों को आप स्वीकार कीजिए, और जिसकी आड़ में वे जनता का शोषण करते थे, जनता पर अत्याचार करते थे। उधर चर्च ये कहता था कि हमारे अधीन तो सभी हैं, क्योंकि हमें ईश्वर ने अधिकार दिए हुए हैं और ईश्वर ने ये कहा हुआ है कि यदि कोई भी ईसाई किसी भी तरीके से ईसाइयत का विरोध करता है या उसका पालन नहीं करता है तो चर्च दंडित करेगा।
तो इस तरीके से ये जो तमाम अधिकार थे, ये तमाम जो कुरीतियां थी, तमाम जो दुष्प्रभाव थे, वो समाप्त हो गए धीरे धीरे। अगली बात, पुरातन विचारधारा एवं व्यवस्था में सुधार। इंग्लैंड के अंदर पुरातन विचारधारा चली आ रही थी और उस पुरातन विचारधारा के कारण से इंग्लैंड के बहुत से निवासी जो सामान्य जन थे वो बहुत परेशान थे। और इतना ही नहीं, इंग्लैंड ने जहां पर भी अपना शासन व्यवस्था स्थापित की थी या जहां उपनिवेश बनाए थे, वहां के लोगों पर भी ये पुरातन व्यवस्था जबरदस्ती थोपी जाती थी, जिससे वे भी परेशान थे। तो जब अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा झटका लगा, अमेरिका के अंदर इंग्लैंड पराजित हुआ, तो ये विचार करना पड़ा कि उस पुरानी व्यवस्था को अब छोड़ना होगा, उसमें सुधार करने होंगे, अन्यथा भविष्य में इंग्लैंड को स्वयं से खतरा हो जाएगा। तो इसलिए क्या हुआ, उस पुरातन व्यवस्था में सुधार होने लगे। अगली बात, जॉर्ज तृतीय के शासन का अंत। अमेरिका की राजक्रांति ने इंग्लैंड की व्यवस्था को उस मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर दिया कि वहां के राजा को ही इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि जब जॉर्ज तृतीय के समक्ष ये विचार ले जाया गया कि अमेरिका के निवासियों की ये मांगे हैं, इनको स्वीकार कर लीजिए, तो जॉर्ज तृतीय ने तुरंत मना कर दिया और सैनिक कार्यवाही का आदेश दे दिया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि जॉर्ज तृतीय को शासन से हटना पड़ा। तो ये बहुत बड़ा परिणाम था, ये बहुत बड़ा प्रभाव था अमेरिका की राजक्रांति का, जिसने साम्राज्यवादी शक्ति को मजबूर कर दिया कि उसका सबसे बड़ा व्यक्ति, मालिक, एक तरीके से उसको ही अपने पद से हटना पड़ा। अगली बात, इंग्लैंड की औपनिवेशिक नीति में परिवर्तन। चेंज इन द कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड जो अब तक अपने आप को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति समझता था और अन्य लोगों को अत्यंत हीन समझता था, उनके ऊपर अत्याचार करते थे, उनको दबाते थे, दमन करते थे, उनको भी जब अमेरिका के लोगों ने धूल चटा दी, पराजित कर दिया, तो इंग्लैंड को अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ा। जो उनकी कॉलोनियल पॉलिसी थी उसमें चेंज करना पड़ा और उनको ये सोचना पड़ा कि यदि हमने औपनिवेशिक जनता के कल्याण के बारे में या उनके विकास के बारे में या उनकी मांगों के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में विचार नहीं किया, उनकी कठिनाइयों को नहीं सुना, तो आने वाले समय में इसी तरीके से अन्य उपनिवेशों में भी युद्ध करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा और हो सकता है कि परिणाम हमारे विपरीत चले जाएं। इसलिए मजबूरन इंग्लैंड को थोड़ी उदारवादी नीति अपनानी पड़ी। अगली बात, इंग्लैंड के राजनीतिक वर्चस्व में कमी। इंग्लैंड का दुनिया के अंदर इतना पॉलिटिकल डोमिनेशन था, इतना वर्चस्व था कि वो कहते थे कि हमारे राज्य में सूर्यास्त नहीं होता है। इसका मतलब था कि तमाम एशियाई देशों, अफ्रीकन देशों के साथ साथ अमेरिका के बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा था अंग्रेजों का, उनके उपनिवेश स्थापित थे। तो जब एक जगह सूर्योदय होता था तो दूसरी जगह सूर्यास्त नहीं होता था। कहने का मतलब है कि इंग्लैंड के पूरे राज्य में सूर्य दिखाई देता था। कहने का मतलब यह है कि पूरी दुनिया में लगभग इंग्लैंड का राजनीतिक वर्चस्व बना हुआ था और जब अमेरिका ने उसे पराजित कर दिया तो उसका दंभ टूट गया, उसके वर्चस्व में कमी आ गई। अब जो दूसरे देशों के उपनिवेश थे, दूसरे देशों में उपनिवेश थे, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने लगे। अगली बात, इंग्लैंड को भारी आर्थिक क्षति पहुंचना। इंग्लैंड के लोग जो अंग्रेज थे वो रानी एलिजाबेथ से स्वीकृति पाकर दुनिया में व्यापार करने के लिए निकले थे और हर क्षेत्र में जाकर पहले व्यापार स्थापित किया और उसके बाद धीरे धीरे राजनीतिक हस्तक्षेप कर वहां पर उपनिवेश स्थापित कर लिए थे।
इसके बाद वहां का बहुत बड़ा आर्थिक दोहन, संसाधनों का दोहन करने लगे। अगर अमेरिका की दृष्टि से देखा जाए तो भारत से बहुत सारी चीजें अमेरिका में ले जाकर ऊंचे दामों पर बेची जाती थी। इंग्लैंड से बहुत सारी चीजें ले जाकर अमेरिका में ऊंचे दामों पर बेची जाती थी। अमेरिका के संसाधनों का दोहन करके चीजों को जहाजों में लादकर इंग्लैंड पहुंचाया जाता था, जिससे कि इंग्लैंड को बहुत बड़ा फायदा होता था। अब ये सारी की सारी स्थिति बदल गई, क्योंकि अमेरिका आजाद हो गया तो उनका पूरा का पूरा व्यापार ठप हो गया। जिन संसाधनों का दोहन करते थे वो संसाधन अब उन्हें नहीं मिल पाएंगे, इसलिए भारी नुकसान उठाना पड़ा इंग्लैंड को, उसे आर्थिक क्षति हुई। अगली बात देखेंगे, अंग्रेजों की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा में कमी। जो अंग्रेज लोग सारी दुनिया में डंका बजा रहे थे अपनी योग्यता का, अपनी बुद्धिमत्ता का, वो उनकी प्रतिष्ठा कम हो गई, क्योंकि अब ये हो गया कि अमेरिका के लोग ज्यादा बुद्धिमान है, ज्यादा शक्तिशाली है, जिन्होंने अंग्रेजों को पराजित कर दिया, उनको आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। तो कहने का मतलब है अंग्रेज एक छत्र बुद्धिमान लोग नहीं हैं, उनसे भी बुद्धिमान लोग हैं, उनसे भी शक्तिशाली लोग हैं, उनसे भी ज्यादा अच्छे रणनीतिकार हैं, जिन्होंने अंग्रेजों को पराजित कर दिया है। तो इस तरीके से ये दूसरा भाग पूरा होता है, जिसमें मैंने बताया कि इंग्लैंड से संबंधित परिणाम या प्रभाव क्या थे। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। और अब तीसरे पार्ट में बात करते हैं विश्व के अन्य देशों पर प्रभाव। अमेरिका की राजक्रांति का दुनिया के दूसरे देशों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हम देखते हैं। इसमें सबसे पहला देखें, इंग्लैंड द्वारा आयरलैंड की संसद को वैधानिक स्वतंत्रता। इंग्लैंड, अगर हम इसको दूसरे शब्दों में देखें, राजनीतिक दृष्टि से अगर देखें तो राजनीतिक दृष्टि से जो देश है वो है यूनाइटेड किंगडम, यूके जिसको कहते हैं, या ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। इसमें 3 प्रमुख भाग हैं, इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की भूमि एक दूसरे से मिली हुई है, और इसके अलावा बहुत सारे द्वीप है, सैकड़ों की संख्या में है ये, और एक मुख्य भूमि द्वीप के रूप में अलग है, जिसको आयरलैंड कहते हैं। आयरलैंड और इंग्लैंड की विचारधारा में सदैव मतांतर बना रहा, जिसके कारण से आयरलैंड के लोग इंग्लैंड के आदेशों का पालन करने के लिए स्वभावतः तैयार नहीं होते थे। वे हर समय इंग्लैंड की नीतियों का विरोध करते रहते थे। इस अमेरिकी राजक्रांति के बाद इंग्लैंड की सरकार ने ये सोचा कि यदि हमने आयरलैंड को अधिकार नहीं दिए तो यहां पर भी युद्ध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने आयरलैंड की जो विधायिका थी, जो संसद थी, उसको वैधानिक अधिकार दे दिए कि वे अपने लिए कानून बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत बड़ा प्रभाव था, ये बहुत बड़ा परिवर्तन था कि आयरलैंड को ये संसदीय अधिकार मिल गए। दूसरी बात, आयरलैंड के प्रति अन्य नीतियों में परिवर्तन। संसदीय अधिकारों में तो परिवर्तन हुआ ही, साथ ही आयरलैंड के प्रति जो अन्य व्यापारिक नीति थी या आर्थिक नीति थी या सामान्य प्रशासन से संबंधित जो नीतियां थी, उन नीतियों में भी इंग्लैंड को मजबूरन परिवर्तन करना पड़ा, क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं करते तो वहां की सेना, जो जिसको कि आयरिश आर्मी कहती है या आयरिश पुलिस कहती है, वे लोग लड़ने के लिए तैयार थे। तो और इंग्लैंड अब युद्ध में जाना नहीं चाहता था, क्योंकि इसी समय वो अपने अन्य उपनिवेशों में भी विरोधों को झेल रहा था। तो अनेक मोर्चों पर इंग्लैंड युद्ध नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ये कदम उठाया और आयरलैंड की नीतियों में परिवर्तन किया। अगली बात देखें तो सारी दुनिया के अंदर क्या हुआ, लोकतांत्रिक विचारों पर जोर दिया जाने लगा। उस समय अमेरिका दुनिया का पहला एक बड़ा देश था जिसने आजादी प्राप्त की, और आजादी प्राप्त करने के लिए अपना संविधान बनाया, अपनी व्यवस्था लागू की, और अब उन विचारों को लोकतांत्रिक विचार कहा गया, जिसमें समानता के अधिकार दिए गए। यद्यपि बाद में इसका विरोध भी हुआ
और कई समस्याएं भी आई, लेकिन आजादी के तुरंत बाद अमेरिका में लोकतांत्रिक विचारों पर बहुत जोर दिया गया और उसके कारण से दुनिया के जो दूसरे देश थे वे भी उसी तरीके की व्यवस्था को पाने के लिए प्रयास करने लगे। अगला परिणाम अगर देखें हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो उधर फ्रांस में वैचारिक परिवर्तन। फ्रांस में भी लुई 15 की मृत्यु के बाद, लुई 15वें की मृत्यु के बाद, जब लुई 16 या लुई 16वां शासन कर रहा था और उसके शासनकाल में बहुत ज्यादा प्रशासनिक अराजकता फैल चुकी थी, तो फ्रांस में वैचारिक परिवर्तन हुआ। दिदिरो, दांते, रूसो जैसे लोगों के विचारों को फ्रांस में बढ़ावा मिलने लगा, प्रचार और प्रसार होने लगा। और 3 वर्ष के अंदर ही अगर देखें हम तो जब 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने आजादी घोषित की, उसके बाद वो 82 में उसका युद्ध समाप्त हुआ, आजादी मिल गई उसे, उसके बाद संविधान बना, उनकी अपनी नई व्यवस्था लागू हो गई और जॉर्ज वॉशिंगटन पहले राष्ट्रपति बने। तो विचारों का इतना प्रचार प्रसार हो गया फ्रांस के अंदर कि 1789 ईस्वी में फ्रांस में भी क्रांति, राजक्रांति हो गई। और बाद में जब नेपोलियन शासक बना था फ्रांस का, तो वो तो यहां तक कहता था कि अगर रूसो नहीं होता तो क्रांति नहीं होती। और रूसो क्या कहता था? रूसो कहता था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब रूसो ने लोगों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया, अधिकारों के लिए प्रेरित किया, और यही परिणाम था कि फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे बुलंद होने लगे। इसके बाद देखेंगे फ्रांस में राजक्रांति 1789 ईस्वी में। लुई 16वां, मेरिया एंटोनेट जो कि वहां की रानी थी, और वहां के राजकुमार के खिलाफ नारे लगने लगे, रोटी वाला, रोटी वाली, रोटी वालों का लड़का। और फ्रांस के लोग सड़कों पर उतर पड़े, दुकानों को लूटने लगे और क्रांति शुरू हो गई। ये अमेरिका की राजक्रांति का परिणाम था, ये अमेरिका की राजक्रांति का प्रभाव था कि फ्रांस के लोग भी राजक्रांति के लिए तैयार हो गए और उन्होंने क्रांति की, और वहां के राजा को भी अपदस्थ होना पड़ा। राजा देश छोड़कर भाग रहा था, उसको पकड़ लिया गया, उस पर मुकदमा चलाया गया और 1792 ईस्वी में उसको फांसी दे दी गई थी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अमेरिका की राजक्रांति का प्रभाव कितना अधिक था विश्व के ऊपर। अगली बात देखेंगे, ब्रिटिश उपनिवेशों में विरोध मुखरित होना। जो इंग्लैंड के उपनिवेश थे दुनिया के अंदर, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे वो एशिया में हो, चाहे वो अन्य मध्य अमेरिकी देशों में हो, सब जगह विरोध होने लगा अंग्रेजों की नीतियों का। भारत में अगर देखें, भारत भी एक उपनिवेश था अंग्रेजों का, तो भारत में अगर देखें तो यही वह समय था जब हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसे शासकों ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़े थे। पहले हैदर अली ने लड़े 2 युद्ध, जिनको मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद 2 युद्ध लड़े थे टीपू सुल्तान ने। तो कहने का मतलब है कि विश्व के अनेक देशों में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू हो गई थी। अगली बात, विश्व में बुद्धिजीवियों, तर्कवादियों का उदय। अब ये वो समय था जब दुनिया में तमाम बुद्धिजीवी पैदा हो गए, चाहे वो पेट्रार्क हो, चाहे वो दांते हो, दिदिरो हो, मोंटेस्क्यू हो, रूसो, हॉब्स, लॉक इत्यादि ऐसे तमाम राजनीतिक विचारक और तर्कवादी पैदा हो गए। अब हर बात बुद्धि के बल पर देखी जाएगी, तर्क की कसौटी पर कसी जाएगी। अब कोई भी दैवीय बात स्वीकार नहीं की जाएगी। ये परिवर्तन हुआ अमेरिका की राजक्रांति की। और अंतिम बात
जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह मानवीय हितों की रक्षा के प्रति सजगता आना। इससे पहले इंसान को इंसान ही नहीं माना जाता था। यूरोप के अंदर जो सामंतवादी व्यवस्था थी, जो मैनर सिस्टम था, उस व्यवस्था के अंदर केवल शासक वर्ग ही ऐसा था जिसको अधिकार प्राप्त होते थे। सामान्य जन को किसी तरीके के अधिकार प्राप्त नहीं होते थे। उन पर दुराचार किया जाता, शोषण किया जाता था, उनके हितों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। लेकिन अमेरिका की क्रांति के बाद स्वतंत्रता की आवाज बुलंद हुई, समानता की आवाज बुलंद हुई और भाईचारा बढ़ा, संगठन बढ़े, एकता बढ़ी, सजगता आई, मानवीय हितों को सर्वोपरि रखा गया। तो ये अमेरिका की क्रांति का परिणाम था जिससे सारी दुनिया पर प्रभाव पड़ा। तो अभी मैंने आपको बताया है कि अमेरिका की राजक्रांति का अमेरिका के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इंग्लैंड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा और सारी दुनिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। एक एक बिंदु पर मैंने गहराई से विचार किया है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और इसी तरीके से हमारे आने वाली वीडियो देखते रहिए। आपको एक से एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड लक।